अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया और आज हम 12वीं जमात का सबक नंबर 3 इंसानी बस्तियाँ और ज़मीन का इस्तेमाल ये सबक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इंसानी बस्तियाँ और ज़मीन का इस्तेमाल। इंसान एक समाजी जानवर है जो ग्रोहों में रहना पसंद करता है। मज़ीद ये कि समाजी ताल्लुकात और समाजी ज़रूरियात को फ़रोग़ देता है। तो इंसान जो है एक तरह का समाजी जानवर है जिसे ग्रोह में रहना पसंद करता है। उसे लोगों के साथ रहना, मिलजुल कर रहना पसंद है। अपने जो भी ख्यालात है वो आसानी से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। इसलिए लोग जो है उसे समाज में रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं और जिससे समाजी ताल्लुकात जो है और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और उन्हें फ़रोग़ मिलता है। समाजी ज़रूरियात की वजह से बहुत सारे लोग एक ख़ास जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक ख़ास तरीके से मकानात तामीर करते हैं। तो जो भी समाजी ज़रूरियात होती है, इस वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उस इलाके में फिर वो एक ख़ास तरीके से मकानात जो है वो तामीर करते हैं, जिसे हम इंसानी बस्तियों के नाम से जानते हैं। तो इसे हम इंसानी बस्तियां कहते हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे आकर एक साथ एक जगह पर रहते हैं और मकानात की तामीर करते करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंसानी बस्तियां कहते हैं। इंसानी रिहाइश गाहें बस्तियों की शक्ल में होती है। ये एक मकान से लेकर शहर तक हो सकती है। तो इंसानी रिहाइश गाहें जो रहती है, इंसानी बस्तियाँ जहाँ पर इंसान रहते हैं, वो एक मकान से लेकर तो एक शहर तक हो सकती है। यानी कि अगर किसी इलाके में सिर्फ एक ही मकान मौजूद हो तो वो एक मकान को भी हम इंसानी बस्ती कहते हैं, उसे भी हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। या फिर कोई बड़ा शहर ही क्यों ना हो तो बड़े शहर को भी हम एक इंसानी बस्ती या ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। तो इसमें कोई इलाके का पाबंदी नहीं है कि हम छोटे इलाके को बस्ती नहीं कहेंगे। तो इसमें एक छोटे से छोटा मकान भी जो है इंसानी बस्ती कहलाता है। इस तरह से जाहिर होता है कि लोगों का एक ग्रुप मकानात की तामीर के साथ साथ अपनी माशी मदद के लिए कुछ इलाकों का इस्तेमाल करता है। तो इंसान जब किसी इलाके में रहता है वहाँ पर अपने मकानात तामीर करता है और मकानात तामीर करने के साथ साथ उस इलाके में कुछ माशी सरगर्मियाँ भी अंजाम देता है जिससे उसका गुजर बसर हो सके। तो उस इलाके का इस्तेमाल वो अपने मकानात तामीर करने के लिए करता है और साथ ही साथ कुछ माशी सरगर्मियाँ भी उस इलाके में वो अंजाम देता है, जैसे कि ज़राअत, उसके अलावा जंगलबानी या फिर सनतें। इस तरह की कोई भी इंसानी पेशे है वो उस इलाके में अंजाम देता है इंसान बस्तियों में रहता है और माशी सरगर्मियाँ अंजाम देता है। तो ये इंसान बस्तियों के अंदर रहता है, मकानात तामीर करता है और मुख्तलिफ किस्म की माशी सरगर्मियाँ वो अंजाम देता है। हम सब घरों के झुरमुट में रहते हैं। आप इसे कस्बा, गांव या शहर कह सकते हैं। तो हम जितने भी लोग हैं हम सब एक घरों के झुरमुट में रहते हैं। हमारे अतराफ में बहुत सारे घर मौजूद रहते हैं और हम उस इलाके में रहते हैं। तो आप उसे कस्बा कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं या शहर भी कह सकते हैं। ये सब इंसानी बस्तियों की मिसालें या तो ये सब अगर छोटे से छोटा कस्बा क्यों ना हो या फिर छोटा गांव क्यों ना हो या शहर क्यों ना हो, ये सब के सब जो है इंसानी बस्तियों की एक मिसाल है, ह्यूमन सेटलमेंट की एक मिसाल है। मिसाल के तौर पर अगर हम तस्वीर में देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक घर दिखाई दे रहा है, तो ये घर भी जो है एक इंसानी बस्ती कहलाता है। उसके अलावा जो देहाती इलाके रहते हैं गाँव में, तो यहाँ पर भी घर मौजूद है, तो ये सब भी इंसानी बस्तियाँ कहलाती है। और उसके अलावा जो बड़ा शहर होता है वो भी इंसानी बस्तियाँ जो है वो कहलाता है। उसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक इमेज दी गई है, एक तस्वीर दी गई है
और उस पर कुछ मकामात दिए गए हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे गए ए बी सी डी और ई। तो इस तस्वीर से मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे गए हैं जिसके जवाब हमें इस तस्वीर को देखकर देना है। तस्वीर 3.1 का मुशाहिदा करें और दर्ज झेल सवालात के जवाब दे। तो सवाल नंबर 1, कहाँ पर इंसानी बस्तियों के तैयार होने का इम्कान है? तो कहाँ पर इंसानी बस्तियाँ जो है वो तैयार हो सकती है, कहाँ पर लोग वहाँ पर अपने मकानात तामीर कर सकते हैं? तो कौन से मकाम पर कर सकते हैं? ए बी सी डी या फिर ई और क्यू? तो अगर हम तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर मकामात दिए गए, तो हमारा जो जवाब है वो है सी और डी। तो क्यू है सी, तो पहले तो पहाड़ के दामन में है और हमवार सतह पर है। तो तस्वीर देखें हम, सी जो यहाँ पर मौजूद है मकाम, तो ये बिल्कुल पहाड़ के दामन में कम ऊंचाई पर है और साथ ही साथ बिल्कुल हमवार इलाका है। तो हमवार इलाके में ऊंचाई कम होने की वजह से इस इलाके में आसानी से मकानात तामीर किए जा सकते। उसके अलावा सड़कें, रेलवे लाइन वगैरह भी आसानी से कायम की जा सकती है। ज़राअत यहाँ पर आसानी से की जा सकती है। तो ये यहाँ पर इंसानी बस्ती के बसने के इम्कानात ज़्यादा है। उसके अलावा है डी, तो डी में क्यों है? सैलाबी मैदानी इलाकों में, तो सैलाबी मैदानी इलाका है डी। तो सैलाबी मैदानी इलाकों में दरिया के ज़रिए लाई गई जरखेज़ मिट्टी यहाँ पर बिखरी हुई रहती है जो ज़राअत के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर ज़राअती पेशा अंजाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इंसान अपनी बस्तियाँ बसा सकता है और ज़राअती पेशा अंजाम दे सकता है क्योंकि जरखेज़ मिट्टी है, साथ ही साथ पानी की फराहमी भी यहाँ पर करीब में है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर सड़कों की तामीर, इसके अलावा इमारतों की तामीर, रेलवे लाइन की तामीर भी की जा सकती है। तो इन दोनों मकामात पर इंसानी बस्तियों के बसने के इम्कानात बहुत अच्छे हैं, सी और डी पर। दूसरा सवाल, मंदरजा बाला तस्वीर में कहाँ पर इंसानी बस्तियों के आबादकारी के इम्कानात मौजूद नहीं है और क्यों? तो तस्वीर के अंदर कौन से मकामात पर इंसानी बस्ती बसने के इम्कानात नहीं है, तैयार होने के इम्कानात नहीं है और क्यों है? तो जवाब है पहला वो है ए, क्योंकि वो पहाड़ी खित्ता है, ज़्यादा ऊंचाई वाला इलाका है और कम दर्जे हरारत वहाँ का पाया जाता है। तो अगर हम ए मकाम देखें यहाँ पर मौजूद है तो ये इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ की मिट्टी भी जो अगर देखें हम वो बंजर है जहाँ पर ज़राअत करना बहुत ही नामुमकिन है। उसके अलावा बर्फीला इलाका है यहाँ पर और बहुत कम दर्जा हरारत पाया जाता है, सर्द इलाका है। तो ये सब इंसान की रिहाइश के लिए नासाजगार यहाँ पर अवामिल मौजूद है जिसकी वजह से इंसान जो है यहाँ पर अपनी बस्ती नहीं बसा सकता, रहने के लिए नाकाबिल इंसानों के लिए। तो ए हो गया पहला। उसके बाद है बी, खड़ी ढलवान और जंगलाती इलाकों में। तो बी अगर देखें हम तो यहाँ की ढलवान जो है बिल्कुल खड़ी ढलान है, यहाँ पर स्टीप स्लोप यहाँ पर पाया जाता है। तो खड़ी ढलान होने की वजह से यहाँ पर इमारतों को तामीर करना मुश्किल होता है। साथ ही साथ सड़कें, रेल रास्तों की तामीर भी इस इलाके में मुश्किल होती है। और यहाँ पर अगर देखें हम तो पूरा जंगलाती इलाका भी यहाँ पर मौजूद है उसके करीब में। तो इस वजह से भी ये इलाका जो है इंसानों के रहने के लिए नाकाबिल है। उसके बाद है ई, सैलाब वाले इलाकों और जंगलाती इलाकों में। तो ई देखे यहाँ पर मौजूद है, तो ये इस इलाके में सैलाब का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और साथ ही साथ सैलाब के खतरे के साथ साथ ये पूरा इलाका जो है ये जंगलात से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जंगलात से घिरे होने की वजह से इसलिए भी इंसान की यहाँ पर बस्ती बसाना नामुमकिन जैसा है। तो इन इलाकों में इंसानी बस्तियाँ जो है वो नहीं बस सकती है, ए, बी और ई। तो इन तीनों मकामात पर इंसानी बस्ती के बसने के इम्कानात बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 3, मज़कूरा तस्वीर को देखकर आपके ख्याल में कौन से अवामिल इंसानी बस्तियों की तरक्की में माउन साबित हो सकते?
तो उसका जवाब है तबई अवामिल, क्योंकि इस तस्वीर में अगर हम देखें तो इसमें सारे के सारे जो अवामिल है वो हमें तबई अवामिल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सब के सब चीज़ें यहाँ पर कुदरती चीज़ें मौजूद है, जैसे कि पहाड़, उसके अलावा मैदानी इलाका, दरिया, जंगलात। तो ये सब क्या है, कुदरती अवामिल है। इसमें कोई इंसानी अवामिल यानी कि समाजी अवामिल यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, माशी अवामिल भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है इस वक्त इस तस्वीर के अंदर। तो सारे यहाँ पर तबई अवामिल मौजूद है, कुदरती अवामिल जिसे हम कहते हैं, जैसे ज़मीन की साख यानी कि ज़मीन की बनावट, जैसे पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, उसके बाद ऊंचाई, मिट्टी जैसे जरखेज़ मिट्टी, बंजर मिट्टी, आबो हवा, निकासी आब, ज़मीनी सतह वगैरह। तो ये सारे अवामिल जो है किसी भी इंसानी बस्ती की तरक्की में बहुत माउन साबित होते हैं। नंबर 4, क्या इंसानी बस्तियों की तरक्की में तबई अवामिल के साथ माशी अवामिल भी अहम हो सकते हैं? जवाब हाँ, क्योंकि माशी अवामिल भी बहुत अहम है किसी भी इंसानी बस्ती की तरक्की में, क्योंकि माशी अवामिल इंसानी बस्तियों को मुतासिर करते हैं। नंबर 5, क्या तबई अवामिल इंसानी बस्तियों की माशी सरगर्मियों को मुतासिर करते हैं? तो जवाब उसका है हाँ, क्योंकि माशी सरगर्मियाँ कुदरती वसाइल की दस्तियाबी पर मुनसिर है, यानी कि जो भी हम माशी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं वो सब क्या सब किस पे मुनसिर होती है? कुदरती वसाइल के ऊपर। अगर उस इलाके में कुदरती वसाइल ही मौजूद ना हो तो वहाँ पर इंसान को इसी तरह की माशी सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दे सकता। अगर उस इलाके में जरखेज़ मिट्टी मौजूद हो कुदरती तौर पर तो वहाँ पे ज़राती काम कर सकता है इंसान। अगर उस इलाके में मादनियात मौजूद हो तो उस इलाके में जो माशी सरगर्मी रहेंगी इंसान की वो रहेंगी कानकूनी, उसके अलावा सनतें। तो इस तरह से कुदरती वसाइल जो है वो माशी सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर मुतासिर करते हैं, और ये सारे कुदरती वसाइल जो है तबई अवामिल कहलाते हैं। तो इसलिए तबई अवामिल जो है इंसानी बस्तियों के माशी सरगर्मियों को मुतासिर करता है। नंबर 6, ऐसे अवामिल की फहरिस्त बनाइए जो किसी इलाके में इंसानी बस्तियों की तरक्की को मुतासिर करते हैं। तो कौन कौन से अवामिल इंसानी बस्तियों को मुतासिर करते हैं उनकी हमें फहरिस्त बनाना है। तो जवाब है सबसे पहले तो तबई अवामिल इंसानी बस्तियों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। उसके बाद है सकाफती अवामिल यानी कि जो समाजी अवामिल हो गए वो भी इंसानी बस्तियों को मुतासिर करते हैं, और माशी अवामिल जिसमें माशी सरगर्मियाँ वगैरह आती है तो ये अवामिल भी इंसानी बस्तियों को मुतासिर करते हैं। उसके बाद इंसानी बस्तियों को मुतासिर करने वाले अवामिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन सेटलमेंट। तो किसी भी इंसानी बस्ती को बसने के लिए, उसको आबादकारी होने के लिए कौन से अवामिल होना ज़रूरी है? तो तबई अवामिल, शकाफती, इसे हम समाजी अवामिल भी कह सकते हैं, और माशी अवामिल इंसानी बस्तियों को मुतासिर करते हैं। तो सबसे पहले तबई अवामिल फिज़िकल फैक्टर्स। तो तबई अवामिल में जितने भी कुदरती अवामिल है उनका शुमार होता है। तो सबसे पहले ज़मीन की साख्त यानी कि ज़मीन की बनावट जो है, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदानी इलाके। तो पहाड़ी इलाकों में जो इंसानी बस्तियाँ रहती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। सतह मुर्तफ़ा इलाकों में इंसानी बस्तियाँ जो है औसत, और मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा इंसानी बस्तियाँ जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से ज़मीन की जो बनावट है, ज़मीन की साख्त भी इंसानी बस्तियों को मुतासिर करती है। उसके बाद है बुलंदी, सतह समंदर से ज़्यादा बुलंद, दरमियानी और निचले इलाके। तो सतह समंदर से अगर कोई मकामात ज़्यादा बुलंद है, जैसे कि पहाड़ी मकामात हो गए मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ जो रहेंगी बहुत कम होती है। दरमियानी और निचले इलाकों में इंसानी बस्तियाँ जो रहती है वो ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है मिट्टी। तो जरखेज़ मिट्टी के इलाकों में इंसानी बस्तियाँ ज़्यादा पाई जाती है, उनकी तरक्की ज़्यादा होती है। बंजर और रेतीली मिट्टी वाले इलाकों में इंसानी बस्तियाँ बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद है आबो हवा।
तो शदीद आबो हवा वाले इलाकों में इंसानी बस्तियों बहुत कम होती है। मोतदिल आबो हवा वाले इलाकों में इंसानी बस्तियों का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है निकासी आब। तो नदी, झीलें, तालाब जो है ये बहुत ही अहम अवामिल है इंसानी बस्तियों की तरक्की में। तो जैसे कि जो कुदरती तौर पर हमने पढ़े थे और जो कदीम तहजीबें जैसे कि दरियाई नील की तहजीब जिसे हम मिस्र की तहजीब भी कहते हैं, उसके अलावा मेसोपोटामिया की तहजीब, दरियाई सिंध की तहजीब, जितनी भी तहजीबें थी इनका इर्तिका जो है वो नदियों के किनारे, दरियाओं के किनारे पर हुआ था। जैसे कि दरियाई नील के किनारे थी मिस्र की तहजीब, उसके अलावा मेसोपोटामिया की जो तहजीब है वो है दरियाए फारत और दरियाए दजला के करीब ये मौजूद थी। उसके बाद दरियाई सिंध की तहजीब जो है जहाँ पर जिसे हम मोहनजोदारो तहजीब भी कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो तहजीब। तो दुनिया में जितने भी कदीम शहर या तहजीबों का इर्तिका हुआ था वो सब पानी के करीब वाले इलाकों में हुआ था। अगर हम नीचे भी एग्जाम्पल देखें या मिसाल के तौर पर खुश्क इलाकों में पानी एक अहम उनसर है, लिहाजा मकानात पानी के वसाइल के करीब तामीर किए जाते थे। तो जिन इलाकों में पानी की दस्तियाबी होती थी नदी, झील, तालाब के जरिए, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर इंसानी बस्तियां जो थी वो बसाई जाती थी और धीरे धीरे करके वो छोटी बस्तियों से बड़ी बस्तियों में तब्दील हो जाते थे और बड़े शहर में वो तब्दील हो जाते थे। तो इस तरह से ये बहुत ही किसी भी बस्ती के लिए पानी जो है सबसे अहम अवामिल साबित होता है। उसके बाद है ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह। तो ज़ेरे ज़मीन पानी के तहत यानी ट्यूबवेल, बोरिंग। तो जिन इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी पाया जाता है बड़े पैमाने पर और ट्यूबवेल और बोरिंग के ज़रिए उन्हें हासिल किया जाता है आसानी से, तो उन इलाकों में भी इंसानी बस्तियां जो है वो बड़े पैमाने पर पाई जाती है। उसके बाद है समाजी अवामिल, सोशल फैक्टर्स। तो उसमें दफा यानी कि डिफेंस। बस्तियों के दूर दूर होने की वजह से माजी में बस्तियों पर आसानी से बैरूनी लोगों के ज़रिए हमला किया जाता था। तो पहले जो लोग थे उनकी बस्तियां जो थी वो छोटी होती थी और दूर दूर रहते थे, एक दूसरे से दूर दूर उनके मकानात होते थे। तो जिसकी वजह से जो बैरूनी हमलावर लोग होते थे वो आसानी से उन पर हमला करते थे, उनके माल व असबाब को लूटते थे या फिर उनके इलाके पर कब्जा कर लेते थे। तो इस तरह के वाक़यात होते थे माजी में। लिहाजा इन हमलों से महफूज रहने के लिए लोगों ने मरबूत बस्तियों में रहना शुरू किया। तो इन हमलों से बचने के लिए जो लोग थे वो किसी एक इलाके में आकर इकट्ठा तौर पर रहने लगे, एक दूसरे से करीब करीब उन्होंने मकानात तामीर किए ताकि जो बैरूनी जो लोग हैं उनसे मुकाबला किया जा सके। जितने वो एक साथ मिलकर रहते थे उतने आसानी से वो उन हमलावरों से जो थे मुकाबला कर सकते थे, उनका सामना कर सकते थे। तो इस वजह से हिफाजती इकदाम की वजह से लोगों ने साथ में आकर मिलकर रहना शुरू किया था। उसके बाद है माशी अवामिल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसमें माशी सरगर्मियाँ जैसे ज़राअत, सनतें, नकलो अमल, कानकुनी और हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक सरगर्मियाँ देहात, कस्बों और शहरों को बड़े पैमाने पर मुतासिर करती है। तो जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर ज़राअत की जाती है, सनतें मौजूद हो, नकल अमल के ज़राए हो, कानकुनी की जाती हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर मौजूद हो, तो उस इलाके को या वो देहात, कस्बा या शहर को बड़े पैमाने पर मुतासिर करते हैं। उनकी तरक्की में ये माशी सरगर्मियाँ बहुत ही अहम किरदार जो है वो अदा करती है और बस्तियों की तरक्की होती है। इसके बाद बहुत ही अहम पॉइंट है ये, वो है इंसानी बस्तियों की अक़साम, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। इंसानी बस्तियों की अक़साम से मुराद चीज़ों के ज़मरे में कुछ आम खुसूसियात है, यानी कि हम अक़साम जो कहते हैं टाइप, तो उसमें कुछ एक
खुसूसियत पाई जाती है जो उनमें एक कॉमन होती है, एक आम खुसूसियत उनमें सेम फीचर मौजूद होता है, तो हम उसे खुसूसियत कहते हैं। तो इंसानी बस्तियों में वो जो खुसूसियत है जो एक जैसी पाई जाती है बस्तियों के अंदर, वो है मकानात के दरमियान का वक्फा, या उसे हम मकानात के दरमियान का फासला भी कह सकते हैं। तो जितनी भी बस्तियां रहती है उनमें कितने फासले के ऊपर मकानात जो है वो पाए जाते हैं, उनके दरमियान का फासला कितना है एक मकान से दूसरे मकान के दरमियान का, इस बुनियाद पर बस्तियों को मंदरजा झैल 4 अक़साम में तकसीम किया गया है। तो कहीं पर मकानात जो रहते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब पाए जाते हैं, तो कहीं पर मकानात जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जो रहते हैं मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इस बुनियाद पर मकानात की 4 किस्में की गई है। उनके दरमियान का फासला, उनके दरमियान फासला कितना है, इस लिहाज से मकानात की किस्में जो है उसकी दर्जाबंदी की गई है। तो पहला है मरबूत बस्तियां, जिसे कॉम्पैक्ट और क्लस्टर और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा है निम मरबूत बस्तियां, जिसे सेमी क्लस्टर्ड और फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट कहा जाता है। नंबर 3 है मुंतशिर बस्तियां, जिसे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हैं। नंबर 4 है अलग थलग बस्ती, जिसे आइसोलेटेड सेटलमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम, तो वो है मरबूत बस्तियां, जिसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी कहा जाता है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कहा जाता है। इन बस्तियों में घरों की बड़ी तादाद एक दूसरे के करीब होती है। तो इसमें इन बस्ती के अंदर अगर हम घर देखें, मकानात देखें, तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल वो लग कर रहते हैं। तो इसे हम इनके फासले की बुनियाद पर ही, कम फासले की बुनियाद पर हम इसे मरबूत बस्ती कहते हैं। एक जगह पर बहुत सारे मकानात एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं। ऐसी बस्तियां दरियाओं की वादियों और जरखेज मैदानी इलाकों में तरक्की करती है। तो जो दरियाओं की वादियां हो गई, मैंने पहले भी बताया, दरिया और पानी की फराहमी एक बहुत ही अहम अवामिल है बस्तियों की तरक्की में। और जरखेज मिट्टी, जरखेज मैदानी इलाकों में भी बड़े पैमाने पर इस तरह की बस्तियां जो हमें दिखाई देती है। यहाँ का समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और इनका मुश्तरका पेशा होता है। जैसे कि ज़राती इलाकों में ज़्यादातर जो देहाती इलाके रहते हैं उनका मुश्तरका पेशा ज़रात रहता है। उसके अलावा अगर हम शहरी इलाका देखें तो शहरी इलाकों में ज़्यादातर लोग जो है वो सानवी और सलासी सरगर्मियों से जुड़े हुए रहते हैं और एक जगह मिलकर रहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही करीब करीब मकानात एक दूसरे से पाए जाते हैं, जिसे मरबूत बस्तियां कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये तस्वीर भी देखें तो इसमें भी जो मकानात है बहुत ही एक दूसरे के करीब करीब है, बिल्कुल एक दूसरे को लगकर मकानात है उनकी दीवारें। तो ये एक मरबूत बस्ती की मिसाल, जिसमें मकानात बहुत ही नज़दीक रहते हैं एक दूसरे के, जिनमें फासला बहुत ही कम या नहीं के बराबर रहता है। उसके बाद है नंबर 2 नीम मरबूत बस्तियां, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट या सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है। इसे मजमूई बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की बस्तियों को एक छोटी सी लेकिन मरबूत बस्तियों की खुसूसियत हासिल होती है। तो ये जो है ये भी मरबूत बस्ती की तरह रहती है, यानी कि इनमें भी मकानात जो रहते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब रहते हैं, फासला बहुत कम रहता है मकानात के दरमियान, लेकिन जो घरों की तादाद है वो कम रहती है मरबूत बस्तियों के मुकाबले में। यानी कि जो घरों की तादाद है वो शहरों के मुकाबले में, बड़े शहरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर मकानात की तादाद है। तो यहाँ पर वो एक दूसरे के करीब तो है लेकिन मकानात की तादाद यहाँ पर कम पाई जाती है, इसलिए इसे नीम मरबूत बस्तियां कहते हैं। अगर मकानात किसी सड़क या नदी के किनारे आबाद होते हैं तो बस्ती एक खत्ती झुंड की तरह दिखाई देती है। अगर कभी कभी मकानात जो रहते हैं कोई सड़क गुजरती है वहाँ से, तो सड़क के दोनों तरफ इस तरह से मकानात वो मौजूद रहते हैं उनके, और इस तरह से फिर जो बस्ती की शक्ल रहती है खत की तरह यहाँ पर बन जाती है। ये सड़क के बीच में और दोनों तरफ सड़क के
दोनों तरफ यहाँ पर मकानात जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से फिर जो बस्ती की शक्ल रहती है वो इस तरह की नहीं रहती, फिर यहाँ पर बिल्कुल एक खत की तरह दिखाई देती है। तो ये भी एक मरबूत बस्ती, नीम मरबूत बस्तियां भी हो सकती है। तो ये भी एक नीम मरबूत बस्तियों का एक मिसाल है जिनमें मकानात बहुत ही एक दूसरे के करीब करीब मौजूद है यहाँ पर, और जो घरों की तादाद है वो कम है शहरी मकामात के मुकाबले में। उसके बाद है नंबर 3 मुंतशिर बस्ती, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। इन बस्तियों में मकानात दूर फासले पर होते हैं, यानी कि जो मकानात एक दूसरे से बहुत दूर मौजूद रहते हैं। एक मकान यहाँ है तो दूसरा जो है यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, उनके दरमियान एक बहुत बड़ा फासला मौजूद रहता है। एक साथ मकानात एक जगह पर मौजूद नहीं रहते, बहुत दूर फासले पर मकानात मौजूद रहते हैं और अक्सर खेतों से घिरे हुए रहते हैं और उनके दरमियान खेत या फिर एक पूरा खुला हुआ इलाका मौजूद रहता है मकानात के सामने। तो इस तरह से इसे बिखरी हुई बस्ती भी कहते हैं। मुंतशिर बस्तियां को बिखरी हुई बस्तियां भी कहते हैं, जिनमें मकानात जो रहते हैं एक दूसरे से बहुत दूर फासले पर मौजूद होते हैं। एक शकाफती खुसूसियत जैसे इबादत गाह या बाजार इस बस्ती को एक साथ बांध कर रखता है। तो ये बस्तियां तो एक दूसरे से दूर है मकानात, लेकिन उनके देहात के अंदर एक आम जो रहता है देहात का बाजार रहता है, और या फिर कोई इबादत गाह रहती है जहाँ पर ये सारे बस्तियों के जो लोग हैं उस इबादत गाह में जाते हैं या उस बाजार में जाते हैं, जिससे उनका जो भी ज़रूरतें रहती है एक दूसरे से मिलना जुलना वो उस जगह पर होता है। तो ये इबादत गाह या बाजार जो है इन बस्तियों के लोगों को आपस में जोड़े हुए रखती है। तो ये भी एक मुंतशिर बस्तियों का ही मिसाल है जिनमें मकानात जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर फासले पर मौजूद है। तो इसे बिखरी हुई बस्ती भी कहा जाता है। उसके बाद है अलग थलग बस्ती, इसे आइसोलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। अलग थलग बस्ती किसी एक फार्म या मकान पर मुश्तमिल होती है, यानी कि इस इलाके में सिर्फ एक ही मकान पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर तस्वीर के अंदर पूरे इलाके में, इस बड़े से इलाके में सिर्फ एक ही मकानात है और दूर दूर तक कोई दूसरा मकान मौजूद नहीं रहता है। कई 10, 15, 20 किलोमीटर तक और कोई इंसानी बस्ती या इंसानी मकान वहाँ पर नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे अलग थलग बस्ती कहते हैं, जिनमें सिर्फ एक मकान मौजूद रहता है वो एक बहुत ही बड़े इलाके में। जो आम तौर पर काश्तकारी या देही इलाकों में शिकार गाह में पाई जाती है। जो काश्तकारी के बड़े इलाके रहते हैं वहाँ पर इस तरह की बस्ती पाई जाती है ज़्यादातर, या फिर जो देही लोग शिकार करते हैं, जो ट्राइबल लोग रहते हैं यानी कि कबाइली लोग, उनकी बस्ती जो रहती है इस तरह से शिकार के लिए देहाती इलाकों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये किस्में दी गई है बस्तियों की अकसाम, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, जो हमने 4 किस्में देखी है, 4 अकसाम देखी है बस्तियों की। जैसे कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यानी कि मरबूत बस्तियां, तो ये तस्वीर में देख रहे हैं मकानात एक दूसरे से बहुत ही करीब करीब है और उनकी तादाद भी मकानात की ज़्यादा है, ज़्यादा मकानात यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद है सेमी क्लस्टर्ड यानी कि नीम मरबूत बस्तियाँ। तो यहाँ पर मकानात जो एक दूसरे से करीब करीब मौजूद है, लेकिन जो घरों की तादाद है, मकानात की तादाद वो कम है यहाँ की बस्ती के मुकाबले में, इसलिए इसे सेमी क्लस्टर्ड यानी कि नीम मरबूत बस्ती कहा जाता है। इसमें शेप कोई भी हो सकता है, जो शक्ल है ज्योमेट्रिकल शक्ल वो कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमें खत्ती शक्ल दिखाई दे रही है, एक लाइन की तरह बस्ती मौजूद है सड़क के दोनों किनारे। तो यहाँ पर और भी मकानात जो है उसमें आ सकते हैं, तो उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल एक दायरा नुमा भी बन सकती है। तो इसमें शक्ल ज़रूरी नहीं है बल्कि फासला ज़रूरी है। किस्मों के अंदर किसी भी शक्ल की बस्ती हो सकती है। उसके बाद तीसरा है डिस्पर्स सेटलमेंट यानी कि मुंतशिर बस्तियाँ, जिनमें मकानात जो एक दूसरे से दूर दूर मौजूद होते हैं, फासला बहुत ज़्यादा रहता है मकानात का, और सिर्फ एक कोई बाज़ार
गांव का, देहात का, या फिर कोई इबादत गाह, इन सब लोगों को आपस में जोड़ के रखती है उस इलाके में। उसके बाद आइसोलेटेड यानी कि अलग थलग बस्ती जो यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल अलग थलग है दूसरी बस्तियों से, कोई नज़दीक यहाँ पर कोई करीब में मकान मौजूद नहीं है, ना कोई दूसरी मौजूद यहाँ पर कहीं मौजूद है। तो इस तरह से ये 4 किस्में हैं बस्तियों की, उनके मकानात के दरमियान फासले की बुनियाद पर। उसके बाद है बस्तियों की तर्ज, पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। बस्तियों की तर्ज, पैटर्न से मुराद एक बाकायदा शक्ल या तरतीब है जिसमें चीज़ों का एक सिलसिला होता है। तो पैटर्न हम उसे कहते हैं, बस्तियों का तर्ज उसे कहते हैं जिनमें एक तरह की शक्ल पाई जाती हो या एक तरह का तरतीब पाया जाता हो। तो हम बस्तियों को जो पैटर्न तर्ज की बुनियाद पर दर्जाबंद करते हैं, उसमें हम जो है जो उनके शेप है, जो उनकी शक्ल है, इस बुनियाद पर जो ज्योमेट्रिकल शक्ल तैयार होती है, चाहे वो खत्ती शक्ल हो, दायरी शक्ल हो, इस बुनियाद पर हम उसे बस्तियों की तर्ज जो है वो कहते हैं। अलग अलग शक्लों में बस्तियां हमें देखने मिलती है। जब हम इंसानी बस्तियों का तर्ज पैटर्न कहते हैं तो ये इस्तेलाह किसी मखसूस इलाके में मकामी इंतजामात या बस्तियों की तकसीम पर सख्ती से लागू होती है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या याद रखना है, मेन वो है बस्ती की शक्ल। बस्ती की शक्ल के मुताबिक ही जो है बस्तियों की तर्ज जो है वो दर्जाबंद की गई है। जैसे कि खत्ती, तो यहाँ पर अलग अलग शक्ल की बस्तियाँ हमें दिखाई दे रही है। तो इस लिहाज से हमें बस्तियों की तर्ज जो है वो पता चलती है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिए गई है, कुछ तस्वीरें दिए गई है, सैटेलाइट के ज़रिए ली गई, और उन बस्तियों की खुसूसियात की मालूमात सामने लिखी गई है। लेकिन ये जो खुसूसियात लिखी गई है ये इनसे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये सब आगे पीछे है, सेम नहीं है इनकी खुसूसियात, जिसे हमें पढ़कर और तस्वीर को देखकर एक दूसरे से जोड़ना है और उसके जो जवाब है सही उस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो हमें एक एक तस्वीर देखना है और उसकी जो सही मालूमात है उसके सामने जो है उसे लगाना है। तो सबसे पहली जो इमेज है, सबसे पहली तस्वीर जो है सैटेलाइट की, वो है ये वाली ए। तो इसकी जो मालूमात है सही वो है पैटर्न लेस। ए जो है पैटर्न लेस बस्ती है, बिना तर्ज की बस्ती। इसमें कोई खास हमें ज्योमेट्रिकल शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें कोई शक्ल यहाँ पर, एक तरह की कोई भी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शक्ल हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल बेतरतीब से ये बस्ती जो है वो बसी हुई है। बस्ती की तरक्की के साथ आबादी का हजूम भी बढ़ता है। बढ़ती हुई आबादी बस्तियों की बेतरतीब तरक्की का बाइस है। तो ये एक बेतरतीब तरीके से बस्तियाँ जो है वो बस्ती है, कोई उसमें शक्ल इख्तियार नहीं होती है ज्योमेट्रिकल। मकानात दस्तयाब जगह और सहूलत की फराहमी के मुताबिक तामीर की जाती है, यानी कि लोगों को जहाँ पर जगह मिल जाती है वो जगह खरीदते हैं और उसी मकाम पर वहाँ पर मकानात जहाँ पर भी उन्हें मिल जाती है ज़मीन, उस खाली जगह पर अपने मकानात तामीर करते हैं या अपनी सहूलत के मुताबिक वो मकानात जो है तामीर करते हैं इलाकों में। तो इसे बिना तर्ज की बस्ती कहते हैं। तो ये भी अगर हम देखें इसमें भी कोई तर्ज नहीं है, बनावट के अंदर कोई खास किस्म की शक्ल यहाँ पर तैयार नहीं हो रही है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर पैटर्न, मुस्ततिली तर्ज बस्तियाँ। तो अगर हम यहाँ देखें इस इमेज के अंदर, इस तस्वीर में, तो बिल्कुल एक मुस्ततिल नुमा यहाँ पर शक्ल जो है वो तैयार हो रही है। ये बस्तियाँ खत्ती शक्ल की होती है। इन बस्तियों के खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं और मुस्ततिल नुमा शक्ल बनाते हैं। अगर तो हम देखें यहाँ पर तो बिल्कुल एक खत की शक्ल में यहाँ पर ये लाइन मौजूद है और एक दूसरे के मुतवाज़ी है बिल्कुल, जो मुस्ततिल की शक्ल इख्तियार करते हैं। जो ज्योमेट्रिकल शेप है मुस्ततिल, उस तरह की ये बस्तियाँ जो है वो पाई जाती है। तो इसे कहा जाता है मुस्ततिल तर्ज की बस्तियाँ या मुस्ततिल नुमा बस्तियाँ भी इसे
कहा जाता है। मंसूबाबंद शहरों की बनावट इस तरह की होती है। जो अभी मंसूबाबंद शहर बनाए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, जैसे कि भारत का जो शहर है चंडीगढ़, तो ये भी एक मंसूबाबंद शहर है जिसकी प्लानिंग जो है पहले की जाती है और उसके बाद फिर शहर को बसाने का वहाँ पर काम किया जाता है। तो इस तरह के जो प्लान सिटी रहते हैं मंसूबाबंद शहर, उनकी बनावट जो है ज़्यादातर मुस्ततिली तर्ज की बस्तियों की तरह दिखाई देती है। तो ये भी देखिए अगर हम, तो बिल्कुल एक मुतवाजी खतूत की तरह ये बस्तियां तैयार होती है और मुस्ततिल की शक्ल यहाँ पर इख्तियार करती है। तो यहाँ पर ये मुस्ततिल की शक्ल और उसके बीच में मकानात यहाँ पर मौजूद है, तो इसे रेक्टेंगुलर पैटर्न यानी कि मुस्ततिल नुमा बस्तियां कहते हैं। उसके बाद है खत्ती तर्ज। ये बस्तियां सड़क, रेलवे, नहर या नदी के किनारे वाक़ होती है। तो ये बस्तियां जो है ज़्यादातर सड़क, रेलवे, नहर या नदी के किनारे पर मौजूद होती है, जिनमें सड़क यहाँ पर मौजूद है और सड़क के दोनों जानिब जो है यहाँ पर बस्तियां हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक खत की तरह जो है सड़क के ज़रिए, सड़क के साथ साथ ये बस्तियां बसी हुई है। तो ये खत की तरह बिल्कुल बस्तियां मौजूद होती है, या सड़क या रेलवे लाइन हो सकती है या फिर नदी हो सकती है जिसके किनारे पर ये बस्तियां पाई जाती है। वो सीधे लकीर में होती है या सड़क या नदी की शक्ल इख्तियार करती है। तो जैसे ही इसकी शक्ल जो है बिल्कुल सीधी, बिल्कुल एक खत की तरह है, लेकिन अगर सड़क अगर रुख बदल ले, बीच में अगर कोई यहाँ पर मोड़ आ जाए, तो ये सड़क में वहाँ पर कुछ इलाकों में फिर मकानात जो है इस तरह से उसकी तरफ भी मौजूद होते हैं। सड़क के साथ साथ मकानात भी वहाँ पर बढ़ते जाते हैं, चाहे वो सड़क हो या फिर दरिया हो। तो उस जैसे जैसे सड़क या नदी बढ़ती है वैसे वैसे जो बस्ती की शक्ल है वो भी उस हिसाब से बदलती है। तो इसे लीनियर पैटर्न, खत्ती तर्ज की बस्ती कहते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। इस सड़क है यहाँ पर और सड़क के दोनों जानिब बस्तियाँ बसी हुई यहाँ पर, और यहाँ पर इस तस्वीर में भी देखें तो दोनों जानिब सड़क के बस्तियाँ यहाँ पर बसी हुई मौजूद है। खत्ती तर्ज, लीनियर पैटर्न की बस्तियाँ ऐसे कहते हैं। उसके बाद है ट्रायंगुलर पैटर्न। जो सी की तस्वीर है, सी इमेज है, ट्रायंगुलर पैटर्न यानी कि मुसल्लस नुमा तर्ज इसे कहा जाता है बस्तियों को। ऐसी बस्तियां दो दरियाओं या सड़कों के संगम पर पाई जाती है। तो जहाँ पर दो दरिया आपस में एक दूसरे से मिलती है या फिर दो सड़कें आपस में एक दूसरे से मिलती है, ज़्यादातर ऐसे इलाकों में मुसल्लस नुमा बस्तियां जो है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो है ये जो शक्ल है बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप की है, एक मुस्ततिल नुमा है, त्रिकोण शक्ल की तरह यहाँ पर उसकी शक्ल बनाई दे रही है मुसल्लस की तरह। तो इसे ज़्यादातर जहाँ पर दो दरिया मिलती है या सड़क मिलती है उन इलाकों में ये बस्तियाँ जो है वो तैयार होती है। ये बस्तियाँ तबई या समाजी वजूहात की बिना पर तीनों अतराफ में बढ़ती है। तो तीनों यहाँ पर डायरेक्शन में, तीनों जानिब जो है सड़कें के या फिर दरियाओं के अतराफ में तीनों जानिब जो है वो बस्ती जो है वो बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया, ये एक सड़क है और दूसरी सड़क यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी इंसानी बस्ती मौजूद है और यहाँ पर भी इंसानी बस्ती मौजूद है। तो इस तरह से ये शक्ल जो है एक मुसल्लस नुमा शक्ल जो है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पर भी देखें हम, एक पानी का यहाँ पर ज़रिया है, वो दरिया है या कैनल है। तो इस तरह से यहाँ पर बस्ती मौजूद है और यहाँ पर है। तो इस तरह से ये मुसल्लस नुमा बस्ती जो है तैयार हो जाती है इलाकों में। उसके बाद सर्कुलर पैटर्न, दायरा नुमा तर्ज की बस्तियाँ। ये बस्तियाँ झील के चारों गिर्द शक्ल इख्तियार करती है। तो ये बस्तियाँ ज़्यादातर जो है झील, पानी की जहाँ पर मौजूदगी होती है उन इलाकों के अतराफ में ये बस्तियाँ पाई जाती है। जैसे कि तस्वीर में देखा जाए, यहाँ पर बीच में झील मौजूद है और झील के चारों अतराफ में फिर मकानात जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से ये बस्तियाँ फिर बसती जाती है और मकानात जो है बाद में एक के पीछे एक यहाँ पर ऐड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और ये इस तरह से
और बड़ी बस्ती की शक्ल इख्तियार कर देती है और बिल्कुल दायरा नुमा शक्ल में ये बढ़ती जाती है। मकानात पानी की दस्तयाबी की वजह से करीब फासले पर होते हैं। तो अगर मकानात भी देखें यहाँ पर तो एक दूसरे से बहुत करीब है, क्योंकि पानी की दस्तयाबी यहाँ पर मौजूद है। तो ये इन्हें आसानी से यहाँ के पानी इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। जितने करीब रहेंगे पानी के वसाइल के, उतने आसानी से उन्हें पानी इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। और मेन जो बस्ती यहाँ पर वो पानी की फराहमी की वजह से ही बस्ती है यहाँ पर, और दायरा नुमा शक्ल इख्तियार करती है ज़्यादातर झील के अतराफ। तो ये भी एक तरह का मिसाल है दायरा नुमा तर्ज की बस्तियों का यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखें तो पानी की फराहमी मौजूद है यहाँ बीच में, और चारों सिमतों से फिर यहाँ पर बस्तियाँ बसना शुरू हो गई है। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता और भी बस्तियाँ जो है चारों सिमतों में बढ़ती जाती है और एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती है फिर पूरे इलाके में। तो इस तरह से इसका इर्तिका होता है, बढ़ते ही जाता है इसका इलाका दायरा नुमा तर्ज की बस्तियों का। उसके बाद है रेडियल पैटर्न। ई जो है वो है रेडियल पैटर्न। तो इसे शुआई तर्ज की बस्तियां भी कहा जाता है, या फिर इसे सितारा नुमा तर्ज की बस्तियां भी इसे हम कह सकते हैं। ये बस्तियां एक मरकजी मकाम या मरकज के आसपास बढ़ती है। तो ये बस्तियां जो है बस्तियों के बीच में एक मरकजी मकाम रहता है, एक बहुत ही अहम यहाँ पर कोई इमारत हो सकती है, चाहे वो हुकूमती अदारा हो या फिर कोई तारीखी मकाम हो, मजहबी मकाम हो। उसके अतराफ में फिर जो है बस्तियाँ जो है बसना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है और उसके अतराफ में फिर ये बस्ती जो है वो फैलते जा रही है, और पूरा एक रेडियल पैटर्न शुआई तर्ज की सितारा नुमा तर्ज की ये बस्ती हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें जो मरकजी मकाम रहता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। एक तो ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता, कोई तारीखी मकाम हो सकता, कोई मजहबी मकाम हो सकता है, जिसकी वजह से लोग उसके अतराफ में आकर रहते हैं और बिल्कुल एक शुआई तर्ज की बस्ती यहाँ पर तैयार होती है। तो ये भी एक शुआई तर्ज की बस्ती यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक यहाँ पर मेन पॉइंट के अतराफ में अहम इमारत कोई मरकजी मकाम होता है उसके अतराफ में। उसके बाद है बस्तियों की अकसाम और तर्ज के दरमियान फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड पैटर्न। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, जो टाइप जो है, जो अकसाम है बस्तियों की, हम उसमें फासले को अहमियत देते हैं। मकानात के दरमियान का फासला कितना है उस लिहाज से, कभी कम रहता है, बहुत ही करीब करीब में रहते हैं तो मरबूत बस्तियाँ, नीम मरबूत बस्तियाँ, मुंतशिर बस्तियाँ। तो अकसाम जो है बस्तियों की अपने मकानात के दरमियान फासले की बुनियाद पर की है। और जो तर्ज है, तर्ज जो हम कहते हैं बस्तियों की, उसमें हम उनकी बनावट देखते हैं, बस्तियों की उनकी शक्ल को देखते हैं, वो किस शक्ल में दिखाई देती है। जैसे कि खत्ती शक्ल, बिल्कुल एक लाइन की तरह वो दिखाई देती है, या फिर दायरा नुमा बस्तियों की शक्ल होती है। तो इस तरह से इसे हम तर्ज कहते हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप, जो ज्योमेट्रिकल शक्ल बस्ती इख्तियार करती है, इस लिहाज से हम उसे उसकी तर्ज कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। बस्तियों के जब किस्में पूछी गई तो उसमें हमें उसके मकानात के दरमियान का फासला याद रखना है, और जब तर्ज पूछा जाए तो हमने जो शक्ल है बस्ती की उसे याद रखना है। जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हैं हम, यहाँ पर टाइप्स दिखाए गए, यानी कि बस्तियों की अक़साम में न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स, सेमी क्लस्टर, आइसोलेटेड, यानी कि मरबूत, निम मरबूत, मुंतशिर और अलग थलग बस्तियाँ। तो ये सब किस्में हो गई बस्तियों की। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है, इसमें दिया है बस्तियों की तर्ज, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें लीनियर पैटर्न यानी कि खत्ती तर्ज, उसके अलावा यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न हो गए, दायरा नुमा शक्ल। तो ये अलग अलग शेप में यहाँ पर शक्लों में बनावट में ये बस्तियाँ हो सकती है। लेकिन ये जो पैटर्न है, तो यहाँ पर अगर हम देखें खत्ती लीनियर पैटर्न, खत्ती तर्ज, तो इसमें मकानात अगर देखें हम, इनके दरमियान का फासला तो एक दूसरे के करीब है। तो ये लीनियर खत तो है, ये पैटर्न तो है, लाइन में होने की वजह से, एक खत में होने की वजह से क्या हो गई, ये लीनियर पैटर्न यानी कि
खत्ती तर्ज हो गई, लेकिन इसमें ये जो किस्म है ये किस्म कहलाएंगी न्यूक्लिएटेड, यानी कि मरबूत बस्ती भी कहलाएंगी। अगर किस्म के हिसाब से देखें हम तो ये एक टाइम में वो खत्ती तर्ज हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ वो मरबूत बस्ती भी हो सकती है किस्मों के एतबार से, क्योंकि मकानात के दरमियान का फासला जो एक दूसरे के करीब है। अगर अगर ये रेलवे लाइन अगर हम देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक बस्ती बसा है हम जो एक दूसरे से बहुत दूर फासले पर मकानात मौजूद हो, उसके एक एक ब्लू डॉट जो है ये मकान है, तो उनमें फासला अब ज़्यादा है और किसके अतराफ में, वो रेलवे लाइन के अतराफ में एक खत की तरह ही मौजूद है। तो अब इसे हम कहेंगे खत्ती तर्ज की बस्ती, और किस्मों में हम इसे कहेंगे मुंतशिर बस्ती, एक दूसरे से बहुत दूर फासले पर मकानात है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मुंतशिर बस्ती, यानी कि डिस्पर्स सेटलमेंट। तो ये दोनों भी हो सकती है, जो तर्ज है वो या तो मरबूत बस्तियां हो सकती है या फिर मुंतशिर बस्तियां भी वो कहला सकती है, उनके दरमियान फासले के, मकानात के दरमियान के फासले के एतबार से। ये दोनों में फ़र्क को याद रखना है। तो आज के लिए ये लेक्चर ख़त्म होता है, और जो बचा हुआ हिस्सा इस सबक का वो मैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में अपलोड करूँगा। शुक्रिया।